चलिए, जो हम पेडागोजी हिंदी का पेडागोजी करा रहे हैं सीटेट के लिए, उसका कल हमने एक पार्ट कराया था जो कि उसमें 16 क्वेश्चन थे। आज 16 के बाद 17वें क्वेश्चन से हम करा रहे हैं, तो जिसको देखते हैं आगे। बस आप लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए। इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन और भी आगे कराने वाले हैं, ठीक है। यदि और किसी सब्जेक्ट का चाहिए तो आप हमको कमेंट में बता सकते हैं। चलिए 17वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणिक पठन सामग्री के उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करेगा? कर है कि पठन सामग्री के उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। तो इसके लिए ऑप्शन पहला है ध्वनियों की सूची, दूसरा है किसी स्थानीय होटल की व्यंजन सूची, अपने फ़ोन पर रिकॉर्ड की गई 2 मिनट की कोई वीडियो, चौथा है अध्यापक द्वारा जापानी भाषा में लिखी गई कहानी का अंग्रेजी में अनुवाद। तो इसमें सही होगा, जैसे कह रहा है कि पठन सामग्री के उद्देश्य मतलब कि जिसको हम पढ़ने के उद्देश्य से सामग्री का यूज करते हैं, तो उसके लिए सही ऑप्शन आपका होगा क्वेश्चन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन नहीं, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 18वें पे। एक मिनट, चलिए अगला क्वेश्चन है 18वां। विकास में महत्वपूर्ण अवधि की पहचान की जा सकती है। तो इसके विकास में महत्वपूर्ण अवधि की पहचान की जा सकती है। इसमें पहला ऑप्शन है अधिगम तथा अनुभवों के विकास के लिए विशिष्ट आयु महत्वपूर्ण है। दूसरा, विकास की एक विशिष्ट अवधि के दौरान हुए अनुभवों का अधिगम बहुत बड़ा होता है, बड़ा प्रभाव होता है। तीसरा, अधिगम के दौरान चुनौतीपूर्ण अनुभवों का विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है। चौथा है अधिगम तथा विकास के लिए अनुभवों की अपेक्षा विशिष्ट अवधि महत्वपूर्ण है। तो देखिए, तो महत्वपूर्ण अवधि की पहचान करना है विकास के लिए, तो इसमें देखिए दूसरा ऑप्शन सही है। विकास की एक विशिष्ट अवधि के दौरान हुए अनुभवों का अधिगम पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो कहने का मतलब है यदि विकास हो रही है तो एक निश्चित अवधि में जो विकास होता है उसके अनुभवों को हम जो मतलब अनुभव को अनुभव करते हैं उसके अधिगम का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 भाषा में किन ग्राह्य कौशल कहते हैं, किसे का भाषा में किसे ग्राह्य कौशल कहते हैं? पहला है श्रवण तथा वाचन कौशल, दूसरा है श्रवण तथा पाठन कौशल या पठन कौशल, तीसरा है वाचन तथा लेखन कौशल, चौथा है वाचन तथा पठन कौशल। तो इसके लिए सही हो जाएगा भाषा में कर रहा है ना, तो इसके लिए हो जाएगा पहले श्रवण फिर आप उसको पठन कौशल। मतलब पहले सुनने का हमको एकाग्र होना पड़ेगा सुनने के लिए, तो इसका ऑप्शन होगा दूसरा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। भाषा प्रवाह से क्या तात्पर्य है? भाषा प्रवाह से क्या तात्पर्य है, ई नहीं रहेगा। तो इसके लिए हमारा देखिए ऑप्शन है शुद्ध वर्तनी लिखना। भाषा में शुद्ध वर्तनी लिखने से कोई तात्पर्य नहीं है। अपने शब्दों में कहानी का सार लिखना नहीं। व्याकरण के नियमों को स्पष्ट करना, ये भी नहीं होगा। चौथा, सहज गति के साथ वाचन पठन और लेखन होना चाहिए, ये सही है भाषा के लिए, ये इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर आपका चौथा सही है, ऑप्शन नंबर चौथा सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं 21 नंबर पे दिया निम्नलिखित में से कौन सा विचार भाषाविद नाम चॉम्स्की द्वारा प्रस्तुत किया गया? जो 4 ऑप्शन है उसमें एक जो है भाषाविद जो हमारे चॉम्स्की हैं उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, तो उनको बताना है। तो देखिए कौन सा है। यह मनुष्यों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात समझ होती है। बच्चे अनुकरण और पुनर्बलन के माध्यम से भाषा सीखते हैं, सही है, यही तो बिल्कुल सही है, यही से समझ आ गया। तीसरा है शुरुआती वर्षों में चीज़ों के परिचय के अभाव का प्रभाव भाषा विकास पर नहीं पड़ता है। चौथा, प्रत्येक भाषा अलग होती है और उसके अर्जन की अपनी पद्धतियाँ होती हैं, ऐसा नहीं है। हमारा जो बच्चे जो होते हैं अनुकरण करते हैं
फिर उसके द्वारा उसको उसी के माध्यम से पुनर्बलन के माध्यम से उसको सीखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे 22 पे चलते हैं। 22 है, कक्षा 8 के शिक्षार्थी अंग्रेजी की द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहे हैं। अंग्रेजी को जो कि द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहे हैं। पहली भाषा आपकी जो भी हिंदी होती है उसके बाद से अंग्रेजी को सीख रहे हैं। एक निदानात्मक परीक्षण यह दर्शाता है कि उनमें से अधिकतर केवल कक्षा 2 तक की पाठ्य वस्तु पर पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा के दिनचर्या अधिकांश शिक्षार्थियों को भागीदारी निभाने और आगे बढ़ने में सक्षम बनाएंगे? इसमें ऑप्शन दिया है, भाषा का विचार अध्यापक प्रतिदिन ब्लैकबोर्ड पर नैतिक शिक्षा या मुहावरा प्रदर्शित करते हैं, नहीं। समाचार कोना शिक्षार्थी समाचार पत्र के लेखन को साझा करते हैं जो वे घर में पढ़ते हैं। तीसरा है, घेरा समय शिक्षार्थी चुने गए विषय या अंतर वस्तु पर मौखिक रूप से अपने विचार को साझा करते हैं। हाँ, अपने जो भी मौखिक रूप से अपने मन से जो भी विचार करेंगे उसको अपने आपस में जो बच्चे बात करते हैं तथा उसको समझते हैं तो इसको कह सकते हैं। ठीक ना, चलिए ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही है। चौथा ऑप्शन है, कहानी लेखन शिक्षार्थी स्वयं से लगभग 500 शब्दों में एक काल्पनिक कहानी गढ़ते हैं। कोई निश्चित थोड़े ना है कि 400-500 वर्डों में ही कहानियाँ वो लिखेंगे चाहे सोचेंगे। चाहे क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पठन का उप कौशल है? देखिए इनमें से आपको बताना है कि पठन का उप कौशल है लिपिबंद करना, वर्तनी याद करना, ये उल्टा हो गया, कहानी की घटनाएं याद करना, चौथा है अनुमान लगाना। तो अनुमान लगाना, बच्चे अनुमान बहुत जल्दी लगाते हैं। ठीक ना, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर चौथा सही है। चलिए आगे वाले पे चलते हैं। 24, निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक जो है आपका 2 बार हो गया है, सामाजिक बोली को परिभाषित करता है। सामाजिक बोली को परिभाषित करता है। देखिए ऑप्शन में से व्यक्तियों के समूह अथवा समुदाय की भाषा, व्यक्तियों की समूह अथवा समुदाय की भाषा की वाक् विशेषता। दूसरा है एक महाद्वीप अथवा एक देश अथवा एक राज्य की भाषा, ऐसा कुछ संभव नहीं है। एक क्षेत्र की भाषाओं के भीतर एक भाषा की वाक् विशेषता, ऐसा भी नहीं है कि एक क्षेत्र पर डिपेंड करेगा कोई भाषा। चौथा है ऑप्शन है क्षेत्र की लिखित भाषा तथा साहित्य, क्षेत्र की लिखित भाषा या साहित्य। इसके लिए आपका ऑप्शन हो जाएगा, आपका जो सही ऑप्शन होगा 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन होगा ये आपका पहला हो जाएगा, पहला। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, श्रुति किसी लड़की का नाम है, किसी कार्यक्रम के बारे में विशिष्ट सूचना प्राप्त करने के लिए पत्रिका पढ़ती है। ठीक है, वो किसी अखबार या पत्रिका को पढ़ रही है, उससे पठन को क्या कहेंगे? उस प्रकार के पठन को हम लोग क्या कहेंगे? सरसरी दृष्टि से पढ़ना, आनंद के दृष्टि से पढ़ना, उद्देश्य के लिए पढ़ना, ऐसा कुछ संभव नहीं है। बारीकी से पढ़ना, यदि वो सूचना के लिए पढ़ रहे हैं तो उसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, इसलिए चौथा ऑप्शन सही हो जाए, बारीकी से पढ़ना। चलिए 26वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भाषा के विषय में सत्य नहीं है? कौन सा भाषा के विषय में सत्य नहीं है? प्रत्येक, यानी कि जो सत्य है उसको बताना है। प्रत्येक भाषा सत्य नहीं है, जो मतलब कि 4 ऑप्शन है तो एक सत्य नहीं होगा और 3 जो ऑप्शन है वो सत्य होगा। प्रत्येक भाषा की लिपि होती है, ऐसा संभव ही नहीं है कि प्रत्येक भाषा की लिपि हो, यानी कि ये गलत है। और जब ये गलत होगा तो ये पहला तो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा दूसरा इसे को मान लो। प्रत्येक भाषा का व्याकरण होता है, भाषा के लिए लिपि आवश्यक नहीं है, भाषा प्राथमिक रूप से मौखिक है।
ठीक है, एक सेकेंड। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। एक शिक्षार्थी अपने संज्ञानात्मक स्तर से एक सोपान ऊपर के अपठित गद्यांश की समालोचनात्मक सराहना द्वारा अपनी पठन क्षमता प्रदर्शित करती है। यह किसके अधिक निकट है? अब आपको बताना है। ऑप्शन 4 है बोधगम्य निवेश के, परिकल्पना अनुक्षण, बोधगम्य उत्पाद, प्रकृति क्रम। देखिए इसमें क्या है कि कह रहा है कि समालोचन, देखिए ये नहीं होगा, समालोचनात्मक सराहना अपने द्वारा पठन क्षमता प्रदर्शित करती है। तो ये किसके निकट होगी? बोधगम्य निवेश के निकट होगी। ठीक है, किसके निकट होगी? बोधगम्य। आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 28 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सी लेखन की विशेषता नहीं है? अब इसमें से बताना है कौन सी लेखन की विशेषता नहीं है। 3 तो लेखन की विशेषता होगी, एक नहीं होगा। देखिए पहला दिया है मौखिक, जब मौखिक कह दिया तो ये तो लेखन की तो हो नहीं सकती, तो अब इसी को हम लोग सही मानेंगे, इसी को हम लोग सही मानेंगे, पहला ही सही हो जाएगा। दूसरा देखो अस्पष्ट उद्देश्य, अच्छा संगठन, व्याकरणीय परिशुद्धता, ठीक ना, ये भी थोड़ा सा गलत है। ठीक ना, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। बच्चे किस अवस्था के दौरान तरह तरह के अक्षरों को मिलाकर ध्वनियाँ निकालनी शुरू कर देते हैं? बच्चे किस अवस्था के दौरान, अवस्थाएं होती हैं तो उस अवस्था, किस अवस्था के दौरान जैसे कि बा दा दा ऐसा ऐसे ऐसे क्वेश्चन निकालते रहते हैं, तो कौन सा है? देखिए पहला किलकारी करने की अवस्था, एक शब्दीय अवस्था, टेलीग्राफिक वाक अवस्था, या बलबलाने की अवस्था। किस अवस्था में करते हैं बताइए? किस अवस्था में बच्चे ऐसा, तो इसका आंसर हो जाएगा बलबलाने की अवस्था, बलबलाने की अवस्था। ठीक ना, ठीक। तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। एक भाषा की शिक्षिका है, वो अपने कक्षा की शुरुआत सामान्यतः कुछ निश्चित परिस्थितियाँ देकर, कुछ प्रश्न प्रस्तुत कर, अपने अनुभव साझा कर आदि द्वारा करती है। इसे कहा जाता है, इसे क्या कह सकते हैं? मतलब कोई शिक्षिता है, जो शिक्षिका है वो परिस्थिति के अनुसार या प्रश्न प्रस्तुत कर रही है, प्रश्न पूछ रही है, या अपना उसका जो भी अनुभव उसके द्वारा पूछ रही है क्वेश्चन, तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? पठन पूर्व के कार्य, निरंतर चलने वाले कार्य, पठन के दौरान के कार्य, पठन पश्चात के कार्य। देखिए ऐसा नहीं कह सकते हैं, पठन पूर्व के कार्य इसको कह सकते हैं। ठीक ना, तो इसके लिए आपका पहला आंसर जो कि सही होगा, पहला पहला ऑप्शन सही होगा। रुक जाए, इसका पहला ऑप्शन आप लोगों का सही होगा, पहला ऑप्शन। ठीक ना, ठीक। चलिए यदि आप लोगों को इस पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप लोग हमको कमेंट में बता सकते हैं, जिससे कि हम आप लोगों को पीडीएफ क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकें। ठीक ना, यदि फुल कोर्स चाहिए तो उसके लिए भी आप हमको बता सकते हैं, जिससे कि हम आपको प्रोवाइड कर सकें। ठीक ना, पीडीएफ है सबका, यदि आप लोग कहेंगे तो हम आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 31 नंबर व्याकरण अनुवाद विधि में नहीं है, व्याकरण अनुवाद विधि में नहीं है। ऑप्शन है मातृभाषा द्वारा सीखने को बढ़ावा देना, व्याकरण को महत्व देना, तीसरा है विद्यार्थी के संप्रेषण कौशल का संवर्धन करना, चौथा है विद्यार्थी को भाषा के धारा प्रवाह प्रयोग करने योग्य बनाना। देखिए जो पहला ऑप्शन है मातृभाषा द्वारा सीखना, मतलब सीखने को बढ़ावा देना, अधिक सब कुछ मातृभाषा में ही सीखेंगे तो हम किसी से, मतलब कि केवल जो मातृभाषा को जानता है उसी से संपर्क बना सकता है बच्चा। ठीक ना, दूसरा व्याकरण को महत्व देना, केवल व्याकरण को ही महत्व नहीं दिया जाना चाहिए।
तीसरा है विद्यार्थियों के संप्रेषण कौशल का संवर्धन करना, ये सही है, ठीक ना। उसके कौशल को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं। जो बच्चे रहेंगे तो उनके कौशल को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं। तीसरा ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। पाठ्यक्रम के दौरान शिक्षार्थी के कठिनाइयों, उनके ज्ञान में रिक्तता तथा कौशल में कमियों को ज्ञात करने के लिए एक परीक्षण विकसित किया गया है, उसे कहते हैं, ठीक ना। शिक्षार्थी को जो कठिनाई हो रही है, उसके ज्ञान में जो रिक्तता है, खाली है, तो उसके कौशल में जो कमी है उसको हम लोग ज्ञात करने के लिए एक परीक्षण विकसित किया गया था, उसे क्या कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, देखिए बता रहे हैं। उपलब्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण नहीं, उपलब्धि परीक्षण नहीं होगा, इसको काटिए। दूसरा प्रवीणता परीक्षण, ये भी नहीं होगा। तीसरा श्रेणी परीक्षण, ये भी नहीं होगा। और चौथा है निदानात्मक परीक्षण, ये सही है, ठीक है, चौथा ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। 33 है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के आकलन के दौरान ध्यान से सुनिएगा, प्राथमिक, थोड़ा सा हम धीरे बताएंगे लेकिन सही से बताएंगे। प्राथमिक यदि हमारे पढ़ाने में यदि कोई कमी हो तो आप लोग हमको बता सकते हैं, हम सुधार कर सकते हैं, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के आकलन के दौरान एक भाषा शिक्षक को मुख्य रूप से निम्नलिखित में से एक पर ध्यान देना चाहिए। किस पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। पहला ऑप्शन है औपचारिक साप्ताहिक परीक्षा और उसे प्रगति पत्र में दर्ज करना। दूसरा, एक अवधि के अंत में परीक्षा लेना जो उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करने में सहायता करे। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए शिक्षक को, ठीक है, जिससे कि बच्चों को ठेस पहुँचे। हम लोग बच्चों को बढ़ावा देना चाहिए, न कि, ठीक ना। तीसरा देखते हैं, शिक्षार्थी के निष्पादन के बारे में विविध तरीकों से जानकारी एकत्रित करना तथा उसे शिक्षार्थियों एवं उनके माता पिता के साथ साझा, ये सही है, उसको बढ़ावा मिलेगा बच्चे को, ऐसा करेंगे तो, ठीक है, कि उसके विविध तरीके से उसके जानकारियों को एकत्रित कर हम उस पर कार्य करें, उसको उस तरह की शिक्षा प्रदान करें। चौथा है भाषा के अभ्यास में वृद्धि तथा विविधता लाने हेतु प्रतिदिन कक्षा कार्य में गृह कार्य के रूप में दत्त करना। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं किसी बच्चे को आप, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 34 क्वेश्चन पे, एक अध्यापक का अपनी कक्षा में इस बात पर ध्यान जाता है कि एक बच्चे को भाषा पढ़ने एवं समझने में कठिनाई हो रही है, यह का लक्षण हो सकता है, किसका लक्षण हो सकता है, ठीक ना। देखिए हम समय मतलब कि व्यर्थ नहीं करना चाहिए, इधर उधर की बातें, जो बड़े बड़े कोचिंग संस्थान वाले हैं इधर उधर की बातें, 5 क्वेश्चन बताएंगे और पूरा आपका 1 घंटा समय लेकर चले जाएंगे, आधा घंटा समय लेकर चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे होगा। एक अध्यापक अपनी कक्षा में इस बात पर ध्यान जाता है कि एक बच्चे को भाषा पढ़ने एवं समझने में कठिनाई हो रही है, यह का लक्षण, किसका लक्षण होता है, ठीक है। देखिए इसका सबका यदि आप कहेंगे तो सबको बता सकते हैं, सबको पढ़ाएंगे, डिटेल में पढ़ा सकते हैं। अभी आप क्वेश्चन करा रहे हैं, यदि आप लोग कमेंट में बताएंगे तो हम पूरा डिटेल में भी पढ़ा सकते हैं, ऐसे PDF भी प्रोवाइड कर सकते हैं। पहला है गणना में अक्षमता, असक्षमता, इसको हम डिस्कैलकुलिया कहते हैं। दूसरा, लिखने में अक्षमता, मतलब सक्षम नहीं है, सक्षम नहीं है, ऐसा कह सकते हैं, इसको कहते हैं डिस्ग्राफिया। तीसरा, प्रयोग या अभ्यास करने में असक्षम, डिस्प्रेक्सिया कहते हैं इसको। चौथा है पढ़ने में असक्षम, यानी कि डिसलेक्सिया कहते हैं आपका, जो कि चौथा ही ऑप्शन सही होगा, ठीक ना। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित होते हैं, पहला किस गतिविधि द्वारा होते हैं, जिनकी योजना वयस्क द्वारा बनाई जाती है। ऐसा तो कुछ संभव नहीं है कि केवल वयस्क ही बनाए हैं, तो हमारा पहला तो सही नहीं होगा, ठीक है, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, जिनकी योजना बच्चों द्वारा बनाई जाए, ऐसा भी संभव नहीं है केवल बच्चे बनाए सही बनाए,
तीसरा जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण हो, ये सही हो जाएगा। जो बच्चों के लिए सही हो, तीसरा सही हो जाएगा। चौथा जो अध्यापक के लिए अर्थपूर्ण, और अध्यापक से क्या मतलब है? अध्यापक से अर्थपूर्ण से कोई संबंध नहीं। 36वां, भाषा शिक्षक के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी सुधार करने की श्रेष्ठ तकनीकी है? हाँ देखिए, भाषा शिक्षक यदि आप हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी सुधार करने की सर्वश्रेष्ठ तकनीक है? किसके माध्यम से, किस तकनीकी के माध्यम से आप उसको सुधार कर सकते हैं? पहला है शिक्षार्थी को बोलने के समय ही, जब भी शिक्षार्थी बोल रहा है उसी समय, ऐसा नहीं है। जब शिक्षार्थी बोल रहा है उस समय बोलेंगे तो कोई प्रभाव नहीं। दूसरा, सुधार कार्य पूरी कक्षा के गतिविधि के रूप में किया जाना चाहिए ताकि कोई भी शिक्षार्थी त्रुटि को न दोहराए। ठीक है। और एक ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तीसरा क्या करा, शिक्षार्थी की त्रुटियों को कभी भी सुधारने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप में कोई गलती हो और कोई टीचर आपको सुधारे ना? चौथा है शिक्षक त्रुटियों का विश्लेषण करे और उनके पैटर्न को पहचाने उसके पश्चात पुनः पढ़ाए। हाँ ये सही है कि शिक्षक त्रुटियों का विश्लेषण करे और फिर उसके पैटर्न को पहचाने फिर पढ़ाए तथा शिक्षार्थियों को उन त्रुटियों के बारे में स्पष्ट करें और जो भी शिक्षार्थी हैं उनको उसके बारे में बताएं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन 37 पे चलते हैं। एक बच्चा या बच्ची विद्यालय में भाषा की कक्षा में अपनी प्रथम भाषा को सीखने में अक्सर समस्या का सामना करता है। बच्चों को क्या मतलब की समस्या होती है, ठीक ना, भाषा सीखने में? अपनी भाषा को विद्यालय में सीखना रोचक नहीं है, ये तो गलत है। एक विद्यालयी भाषा घर की भाषा की अपेक्षा अधिक औपचारिक है। तीसरा, बच्चा या बच्ची अपनी उस भाषा को जानता है या जानती है तथा विद्यालय में राम भाषा को पुनः सीखने में कोई तथ्य नहीं है, ऐसा नहीं है कुछ भी। चौथा, विद्यालय में उस भाषा को सीखना कठिन है, ऐसा भी नहीं है, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही है, जो विद्यालयी भाषा घर की भाषा की अपेक्षा अधिक औपचारिक है। ठीक ना। चलिए 38 नंबर, भाषा के क्रियात्मक पहलू को भाषा अधिगम के साथ बढ़ावा मिलता है। ठीक है, देखिए पहला ऑप्शन है संप्रेषणात्मक उपागम, संरचनात्मक उपागम, ये गलत हो गया। दूसरा, तीसरा रचनात्मक उपागम, ये भी गलत। चौथा, परंपरागत उपागम, ये भी गलत, यानी कि हमारा पहला संप्रेषणात्मक सही होगा। 39वां, बच्चों की भाषा इस बात के लिए पर्याप्त संकेत देती है कि वे, पहला ऑप्शन है, वे अपनी भाषा नहीं जानते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? वे अपनी भाषा का व्याकरण जानते हैं, वे अपनी भाषा का व्याकरण नहीं जानते हैं, वे अपनी भाषा का साहित्य जानते हैं। ठीक है, देखिए तो इसका दूसरा सही होगा, तीसरा आपका गलत हो जाएगा, चौथा भी गलत हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वे ये है आपका 40वां, सुनने की कुशलता में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। क्या उद्देश्य? सुनना और दोहराना। गलत है, सुन करके दोहराना जरूरी है? सुन करके दोहराना जरूरी थोड़ा ना, ये गलत। कविता सुनना, ये भी गलत है। कहानी सुनना, ये भी गलत। तीसरा, सुनना में रुचि और धैर्य रखना, किसी भी चीज़ को सुनने में धैर्य रखना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। चलिए 41 नंबर, साहिल तीसरी कक्षा में का प्रयोग करता है। यह मैं पढ़ता है, यह मतलब कि तीसरी कक्षा में पढ़ता है। वह हिंदी भाषा लिखते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग
यह में पढ़ता है, ठीक है ना, देखिए, ठीक है ना, मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करता है। यह एक क्या है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है या यह एक घातक प्रक्रिया है, गलत है। हिंदी भाषा सीखने में बाधक है, ये भी गलत है। हिंदी भाषा सीखने के लिए अनिवार्य है, ये भी गलत है, यानी कि पहला आपका सही है, ठीक है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। 42 नंबर, अध्यापक द्वारा आयोजित किसी गतिविधि में संलग्न बच्चों के साथ अंतःक्रिया क्या है। देखिए, अंतःक्रिया क्या है, बच्चों, जो अध्यापक होता है किसी गतिविधि में संलग्न बच्चों के साथ जो अंतःक्रिया करता है, क्या करता है, संदर्भानुसार भाषा और संप्रेषण विकसित करने के लिए सहायता करती है। या अगला है, जब वे खेल रहे हो तब, जब वे खेल रहे हो तब भाषा अधिगम को बोझिल बनाती है, ये गलत है। ज्ञान का प्रामाणिक स्रोत प्रदान करती है, इससे क्या संबंध है। भाषा के खेलों द्वारा बच्चों को उनके घर की भाषा सीखने में सहायता करती है, ये भी नहीं होगा, आपका पहला ही सही होगा। संदर्भानुसार भाषा और संप्रेषण विकसित करने में इसकी सहायता करती है, ठीक ना। चलिए, 43, बुनियादी स्तर पर शिक्षार्थियों को विद्यालय में उनके घर की भाषा में पढ़ना चाहिए। देखिए, बुनियादी स्तर पर शिक्षार्थियों को जो विद्यालय है उनको घर की भाषा में पढ़ना चाहिए। इसके लिए 4 ऑप्शन है, क्या है, देखिए, यह उनकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सहभागिता को बढ़ाएगा, ठीक है। दूसरा, विद्यालयी भाषा सीखना कम महत्व रखता है, गलत है, कोई मतलब है। यह विद्यालयी भाषा में नए ज्ञान को संप्रेषित करती है, ये भी गलत है। यह कक्षा में चुप्पी को बढ़ावा देता है, नहीं, पहला ऑप्शन सही होगा इसका भी, ठीक है ना। चलिए, 44 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक नाम चॉम्स्की द्वारा सुझाया गया। अब चॉम्स्की द्वारा कौन सा सुझाया गया है, देखते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तब उसमें भाषा की बुनियादी योग्यता नहीं होती है, गलत। बच्चे जिस संस्कृति में जन्म लेते हैं उनके अनुसार वे विभिन्न तरीके से एक विभिन्न गति से भाषा सीखते हैं, इन्होंने नहीं बताया। भाषा अर्जित करने के लिए नैसर्गिक मानवीय योग्यता होती है, एकदम सही है, ठीक है। चौथा, बच्चे सकारात्मक पुनर्बलन के उत्पादन के रूप में भाषा सीखते हैं, ये भी गलत है, यानी कि तीसरा आपका सही है। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। यहाँ पढ़ाने में जो भी गलतियाँ हों या जो भी मतलब कि शैली में थोड़ा सा कमी लगी हो तो उसको आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। इसका यदि PDF चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम इसका PDF आपको प्रोवाइड करा देंगे। या पूरा कोर्स चाहिए तो उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।